उत्तर प्रदेश में बसपा अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि अगर बसपा आना चाहे तो उसका इंडिया गठबंधन में स्वागत किया जाएगा या स्वागत होगा। इस पूरी बातचीत से एक तरह से उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो चढ़ निकला है। इसके तमाम मायने निकल रहे हैं, तमाम निहितार्थ निकल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पे बात करने के लिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी चिंतक गौतम रानी सागर साहब हैं। आपका परिचय ये भी है कि आप बहुजन मुक्ति मोर्चा से अलग हुए संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। तो इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम रानी सागर साहब। आपका और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कांग्रेस प्रभारी ने बात कही है उस पूरी बातचीत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें कोई संभावना है? और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में जो नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे वो किस तरह के होंगे और क्या इसका पूरा के पूरा लब्बो-लुआब क्या होगा? देखिए, आपने ये कहा कि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, उनका ये बयान है कि इंडिया गठबंधन में बसपा आना चाहे तो आए। इसका मतलब राजनीति में एक बोलते हैं विक्टिम कार्ड। तो अविनाश पांडे जी विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं आज से नहीं, 24 में भी सर, एक सेकंड के लिए, मैं 24 में भी और इसके पहले के चुनाव में भी अविनाश कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इस तरह का प्रयास होता रहा है। कहा जाता रहा है कि दिल्ली में मायावती और प्रियंका गांधी जी की मुलाकात के बारे में भी रह की खबरें चलती रही हैं। अविनाश पांडे देखिए इस 24 में भी उन्होंने इस तरह का प्रयास किया था। रुपेश जी, हम वही आपके सामने ये बात कहना चाहते हैं जी। हम आपके सामने वही बात प्रस्तुत करना चाहते हैं कि 2019 का जब चुनाव चल रहा था, पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, तो बकायदा बहन मायावती जी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी, ये सबका जमावड़ा वेस्ट बंगाल में था, कलकत्ता में था। और वहां स्पष्ट तौर पे बहन मायावती जी के लिए ये घोषित कर दिया गया था, अखिलेश ने प्रस्ताव किया था कि जो ये गठबंधन हमारा बन रहा है, इस गठबंधन को लीड करने के लिए बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करना है। तो उन्होंने करीब करीब सभी दलों ने ये स्वीकार कर लिया था कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगी। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट घोषित करने के बावजूद बीजेपी को भी सूट करता है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई त्रिकोणीय हो। अगर कांग्रेस और बसपा एक साथ मिलती है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई होगी और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकती है, क्योंकि मुसलमानों का भी थोड़ा सा विश्वास जो है, मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी के अलावा किसी दूसरे पोल की तरफ शायद देख पाए अगर मायावती जी और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो। दूसरा ये भी है कि जी, ये दलित वोटर्स का भी थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़े, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो अपोजिट पोल हैं। तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि ये पोल जो संभावना जिसकी दिख रही है वो वास्तविकता में बदल सकती है? देखिए, एक चीज खास तौर से उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। उसमें से 267 सीट्स ऐसी है विधानसभा की जहां शेड्यूल कास्ट और मुसलमान अगर संयुक्त रूप से एक जगह वोट पोल कर दें तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। 47.5% से लेकर के वोट उनके 67% तक वोट है इन 267 सीट्स पे। और बीजेपी साइकोलॉजिकल वार में माहिर है। कल भी इस बात को हमने आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं, बीजेपी किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगी कि बसपा कांग्रेस के साथ जाए। अगर बसपा कांग्रेस के साथ जाती है तो शेड्यूल कास्ट के साथ निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को छोड़ करके मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ शिफ्ट होगा और फिर जो फॉरवर्ड वोटर है वो भी बीजेपी के साथ नहीं रह पाएगा, कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो जाएगा।
ये आत्मघाती कदम कभी बीजेपी नहीं उठा सकती। बीजेपी को एक एक सीटों पे क्या वोटों का समीकरण है और उसके पोल के क्या पैटर्न है वो पूरी तरह से पता है। इस मामले में बीजेपी के सामने, बीजेपी की रणनीति के सामने, बीजेपी की स्ट्रेटजी को मैं निश्चित तौर पे बहुत दाद देता हूं कि उनको एक एक वोटर्स का पता होता है कि कौन वोट मेरे पक्ष में आ रहा, कौन वोट मेरे पक्ष में नहीं आ रहा है। जो मेरे पक्ष में नहीं आ रहा उसको कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है, लालच दे करके किया जा सकता है, डरा के किया जा सकता है, धमका के किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो आपकी ये एक आप पृष्ठभूमि लिख रहे हैं कि बीजेपी को ये शूट करेगा कि बसपा के जो वोटर्स है, दलित आपने वर्ड यूज किया, मैं उसको शेड्यूल कास्ट यूज करता हूं, शेड्यूल कास्ट वोटर्स जो है अगर कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा तो फिर तो बीजेपी गई काम से, फिर तो उसकी भैंस पानी में ही डूब जाएगी। कांशीराम साहब ने कांशीराम साहब ने एक चुनाव हुआ था, आपको याद होगा 1991 में एक चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, और उस पार्लियामेंट के चुनाव में इटावा का जो चुनाव है, इलेक्शन कमिश्नर उस समय टीएन शेषन थे, उन्होंने चुनाव रद्द कर दिया था इटावा का और बुलंदशहर का, ये कहते हुए कि यहाँ जो है रिगिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न होने की दशा में इसको निरस्त करके नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। उस वक्त चुनाव कराया गया था और वो भी करीब वही दौर था, 91 का चुनाव चल रहा था, लेकिन उस समय ये समझ में आने लग गया था कि वो जो समाजवादी पार्टी है बहुत नीचे खिसक करके आई थी। तो ऐसी स्थिति में कांशीराम साहब इटावा से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और बहन मायावती जी बुलंदशहर से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, वो बाई इलेक्शन जो थे। तो कांशीराम साहब ने ये देखा कि हमारे वोट पोल हो जाए, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी के तहत जसवंत नगर की सीट पे, जिसपे मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, जसवंत नगर की सीट पे उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं किया कि अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो बूथ कैप्चरिंग होगी, तो फिर हमारे वोट पोल नहीं हो पाएंगे, और जब हमारा कैंडिडेट ही नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी मजबूरन हमारे वोट पोल होने देगी, इस लालच में विधानसभा का जो वोट है विधानसभा में उसको वोट पड़ जाएंगे, और करीब करीब परिणाम भी वही रहा। और आपने देखा होगा तकरीबन 21,000 समथिंग वोटों से मानवर कांशीराम जी वहां से उपचुनाव जीत गए थे और पार्लियामेंट में पहुंच गए थे। तो उसी दशा में जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन में का पहला सिलसिला जब शुरू हुआ तो मानवर कांशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव जी को कहा कि मुलायम सिंह जी आप धोती पहनते हो? बोले जी मैं धोती पहनता हूं। तो बोले धोती में एक गांठ बांध लो, और वो गांठ ये है कि जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं, और जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं, क्योंकि आपका चरित्र बड़ा विचित्र सा चरित्र है, जिनसे आप समझौता करते हो उन्हीं से संघर्ष करने लगते हो। तो कांग्रेस से आपने यही किया कि कांग्रेस से आपने समझौता करके जो सरकार बचाई 89 के बाद की, उसी 1990 की, उसी उन्हीं से उन्होंने संघर्ष किया, उनके लोगों को आपने तोड़ लिया, तो आप गांठ बांध लो। उस समय जो आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई, हर मंडल स्तर पे सपा और बसपा की संयुक्त रैलियां हुई। 2019 का जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि चूंकि बीच में डिफरेंसेज आ गए थे 1995 के बाद जो घटना हुई थी स्टेट गेस्ट हाउस के, उसमें बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, क्योंकि मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी था। 21 नंबर रूम जो था फर्स्ट फ्लोर पे, हम उसी में रुके हुए थे। जो कुछ हो रहा था वो हमें पता है, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो दोनों पार्टी के समर्थकों में डिफरेंसेज आ गए थे, उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए कम से कम साल भर पहले से रैलियां किए जाने की जरूरत थी। कार्यकर्ताओं में जो अविश्वास पैदा हो गया था उस विश्वास को बढ़ाना था। लेकिन आपने देखा होगा कि बहन मायावती जी ने पहली रैली ही, जब अप्रैल के 7 अप्रैल को पहला चुनाव होने वाला था, तो मार्च में पहली रैली किया, 30 मार्च को पहली संयुक्त रैली की, और अखिलेश यादव को कहा कि मैं आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए मात्र 4 या 5, 6 की बात चली हुई थी, 5 पे आकर के टिकी कि 5 ही रैली को संबोधित करूंगा।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया है, वो अगर ये कहे कि उसके गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मात्र 5 प्रत्याशियों के पक्ष में वो समर्थन करेंगे, संयुक्त रैली करेंगी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या स्थिति रही होगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप जो कांग्रेस बार बार कह रही है, तो जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित होने के बाद भी जो प्रयास न कर रहे, तो अब अविनाश पांडे जी का बयान कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई है कि बहन मायावती जी को मैं बहुत करीब से जानता हूं, बड़ी ही लालची हैं, धन की भी लालची हैं और अपने जान माल डरती भी बहुत है। तो ऐसी स्थिति में जब तक बीजेपी सत्ता में है, वो कांग्रेस के साथ कभी जा ही नहीं सकती। एक तो ये सीधा सीधा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि वो कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती हैं कि कांग्रेस का वोटर ही तो उनके पास आया है। कांग्रेस का जो बेस वोटर हुआ करता था, शेड्यूल कास्ट वोटर हुआ करता था, मुस्लिम वोटर हुआ करता था, उसमें फॉरवर्ड जो सवर्ण समाज की जातियां थे वो अपने आप जुड़ जाया करती थी। तो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में थी। बहन मायावती जी को बेहतर तरीके से पता है कि अगर एक बार वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चली गई, तो उस वोटर को फिर अपने पास, अपने पाले में ला पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि करिश्माई जो चेहरा मान्यवर कांशीराम जी का था, वो करिश्माई चेहरा बहन मायावती जी का नहीं है। बहन मायावती जी को एजेंडा भी सेट नहीं करने आता है। बहन मायावती जी का नेतृत्व इतना, अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र का नेतृत्व है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का नेतृत्व उनका बिल्कुल नहीं है। एक फ्यूडल उनका जो कैरेक्टर है, वो फ्यूडल कैरेक्टर है। तो ऐसी स्थिति में आपने ये देखा होगा, ये एक बात और हम इसको ला देना जरूरी है कि 1996 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। विधानसभा चुनाव में 1996 में कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन हुआ था और बाकायदा अब्दुल्ला बुखारी साहब से फतवा मान्यवर कांशीराम जी ने जारी करवाया था, और ये भी अपने कार्यकर्ताओं को बताया था कि कांग्रेस से हम गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे कि कांग्रेस की वोट ट्रांसफर हो जाएगी। कांग्रेस की वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, वो कांग्रेस की वोट हमें ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन हम इसलिए गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस से ताकि बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा जीत के न आने पाए। सवर्ण अगर जीते तो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, इसलिए अब वो मान्यवर कांशीराम जी का जमाना नहीं रहा। बहन मायावती जी उस वोटर को पुनः वापस नहीं पा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस के साथ जाने का तो कोई उनका सवाल ही नहीं पैदा होता। जी रुपए जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर सपा और कांग्रेस एक साथ आ जाएं, सब जो कि स्वाभाविक, क्या पिछले चुनाव में भी कई चुनाव में साथ रहे, तो जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां दलित वोटर, जहां सपा का कैंडिडेट होगा और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, ज्यादा उसके लिए पहली प्राथमिकता बहुजन वोटरों के लिए क्या होगा? देखिए, बहुजन वोटर्स के लिए पहले प्राथमिकता है कि बीजेपी को हर हालत में हराना है, ये उसकी प्राथमिकता है। और कुछ जो अभी भी बसपा से जुड़े हुए, कांग्रेस आंकड़ों के आधार पे बात कह रही है, 2024 के चुनाव के आधार पे, लोकसभा चुनाव के आधार पे, वो कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा हो रही है कि दलित वोटरों ने उन जगहों पे जहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, उसकी जगहों पे जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट था, वहां दलित वोटर की पहली प्राथमिकता वो कांग्रेस रही है, और समाजवादी पार्टी की तुलना में गठबंधन में अधिक वोट पाई है कांग्रेस इस आधार पे बहुजन वोटरों के बीच अपनी जमीन तलाश रही है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ वोट ऐसा हो सकता है कि भविष्य में अगर कांग्रेस मेहनत करे तो बहुजन वोटर कांग्रेस की तरफ जा सकता है? देखिए, कांग्रेस के लोग आज भी गलतफहमी में जी रहे हैं। कांग्रेस के पास आज भी नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ता उनके पास न कभी थे, शुरुआती दौर छोड़ दिया जाए तो अब भी नहीं है। जो कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस के तो अपने खुद के कैंडिडेट तक नहीं थे, कांग्रेस ये कैसे दावा कर सकती है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह दिया था, चाहे वो इलाहाबाद का उज्जवल रमण सिंह रहे हों, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, मतलब सदस्य थे। एट द लास्ट मोमेंट में एडजस्ट करने के लिए अखिलेश यादव ने उनको कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करा दिया। और वही सीतापुर का हाल है, वही हाल आपका जो है बांसगांव का था, जो करीब 300 वोटों 500 वोटों हरा दिया गया, 3000 वोटों हरा दिया गया, जो करीब 7,500 वोटों से आगे था।
तो कांग्रेस के तो खुद कैंडिडेट ही नहीं थे 2024 के चुनाव में। जो कैंडिडेट दिए गए थे, अधिकतर कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी ने दिए थे। तो कांग्रेस आज भी भ्रम में है, आज भी उसको जो है जमीन पे उतरने में उसे आज भी डर लगता है। उसको लगता है कि मेरे पैर में छाले पड़ जाएंगे, मुंह में जिह्वा कभी उनकी टेढ़ी नहीं हो सकती झूठ और फरेब करने से। तो लगता है गौतम रानी सागर साहब से हमें ऐसे संपर्क। जी 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 जी। नहीं, संपर्क में फिर आ गए। कांग्रेस का जहां तक मसला रहा है, कांग्रेस हमेशा भ्रम में जीने वाली पार्टी है। उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। तो कांग्रेस अगर ये कहे कि बसपा के लोगों ने वहां ज्यादा वोट किया था, तो जबरदस्ती अपने गठबंधन पे एक तरह से कुल्हाड़ी मार रही है, कुल्हाड़ी चला रही है। बल्कि ये कहे कि कुल्हाड़ी दूर पड़ा है और कांग्रेस जाकर के उस पे पैर मार रही है, तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। तो कांग्रेस को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। नहीं, इस तरह औपचारिक बयान नहीं आ रहा है, वो आपसी बैठक में आप बहुत निजी बातचीत में वो ये वहां पे तमाम नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सागर साहब तो इसलिए वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर डेस्परेट, आपने सही कहा कि उनके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है, तो उनकी मजबूरी है गठबंधन। हाँ, जी बिल्कुल भैया। बिल्कुल, उनके पास अपने कैंडिडेट से नहीं है, तो मजबूरी उनके पास रहेगी। कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का बड़ा अभाव है। वहां आज भी उसी तरह के जो मुखिया बने घूमते रहते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में उस मुखिया पंख से बाहर आना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी चाहे जितना मेहनत कर ले, राहुल गांधी के मेहनत करने से ही कोई बात नहीं बने पाएगी। और मुझे तो ये भी लगता है कि संगठन की पकड़ राहुल गांधी के पास है ही नहीं। अगर संगठन की पकड़ राहुल गांधी के पास होती तो इतना गलत निर्णय कभी नहीं होते। अब किसके पास है, इनका आंतरिक मामला है। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि संगठन पे राहुल गांधी की पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस मुंह की खा रही है और हर जगह मुंह की खा रही है। जी, ये बात सच है कि जिस तरह का कांग्रेस के अंदर जिस तरह का द्वंद है, जिस तरह के बयान आते हैं, खासकर दिग्विजय सिंह ने एक पूरी नई बहस छेड़ दी है। और इस पूरे आलोक को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2027 में खासकर जो बहुजन वोटर है उसका क्या, किस तरह की हवा में वो किधर जाएगा और किसके साथ होगा, इन सारी बातों पे गौतम रानी सागर साहब ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। और थैंक यू।